अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास 12 का थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ यूजेस देखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके साथ डील करती है। वैसे तो नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ ये केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रॉन्स कैसे जनरेट करते हैं, उन सब की स्टडी के साथ डील करेगी। तो चलिए सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेइंतहा यूजेस हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब हमारे इर्द गिर्द ही कहें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो घूम रही है। जैसे कि हमारे हाथ में जो फ़ोन है जिस पे आप अभी वीडियो देख रहे हो, या टैब है या लैपटॉप है, ठीक है। तो वहाँ पे जो इन सब में जो बैटरी यूज़ की जाती है, ये जो बैटरी होती है, ये इस बैटरी में ये बैटरी किसकी मदद से हमें मिली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से, ठीक है। तो बैटरी कहाँ यूज़ की जाती है, जैसे फ़ोन में, ठीक है, जैसे टैब में, जैसे लैपटॉप, ठीक है, एक्सेट्रा। और उसके बाद जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका हार्ट वर्क नहीं करता, उनको पेसमेकर डाला जाता है। तो पेसमेकर जो होता है ना, उसके अंदर बैटरी होती है। पेसमेकर के अंदर बैटरी होती है। तो देखो बैटरी से भी ज़िंदगी चल रही है, हाँ। तो उसके बाद इलेक्ट्रिक कार्स अभी तो खैर इंडिया में आई नहीं है, तो जल्द ही इंडिया में भी आ जाएंगी इलेक्ट्रिक कार्स जो स्टेशन पर चार्ज होंगी और इनमें भी बैटरी का यूज़ होगा। और उसके बाद ये सारी किसकी वजह से हमें मिली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज़ हो रही है। उसके बाद आपको ऐसे फ़ोन मिलेंगे जिनमें कोई प्लग वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई चार्जर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। वायरलेस चार्जर मिलेंगे, एक बोर्ड होगा और बोर्ड के ऊपर आप फ़ोन रख देंगे और फ़ोन ऑटोमेटिकली खुद ही चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपने देखा होगा सिल्वर के स्पून होते हैं, सिल्वर के, एक्चुअली वो सिल्वर के नहीं होते, वो मतलब स्टील का ही स्पून लिया और उसके ऊपर स्टील या आयरन का स्पून लिया और उसके ऊपर इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर दी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जैसे स्टील के ऊपर कॉपर चढ़ा दिया, स्टील के ऊपर कॉपर ऑन स्टील, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, जैसे आपके घर पे कीज़ होती हैं, तो कुछ कीज़ जो होती हैं वो सिल्वर कलर की होती हैं और कुछ गोल्डन होती हैं, कुछ कॉपर कलर की दिखती हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअली वो कॉपर कलर की जो दिख रही हैं उन पे प्लेटिंग की गई है कॉपर की। उसके बाद जो सिल्वर स्पून है, जो जैसे कि अभी मैंने बोला, उन स्टील के स्पून पे सिल्वर की लेयर चढ़ाई जाती है जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ सिल्वर, ठीक है। उनको थोड़ा शानदार बनाने के लिए कि ताकि वो अच्छे दिखे। बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल होते हैं जिनको इलेक्ट्रो प्लेटिंग की जाती है अच्छा दिखने के लिए, और उनकी जो वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी हद तक वो चलते हैं, काफ़ी अरसे तक चलते हैं, ठीक है। अब नेपोलियन के टाइम पे क्या होता था कि जो एल्युमिनियम होता था वो बहुत महंगा होता था, कॉस्टली होता था, और गोल्ड जो होता था वो बहुत सस्ता होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी आई नहीं थी, तो पता नहीं था किसी को, और जो रिफाइनिंग थी एल्युमिनियम की वो काफ़ी कॉस्टली थी। और आज के टाइम पे गोल्ड बहुत महंगा है और एल्युमिनियम बहुत सस्ता है। जैसे कि आप लंच बॉक्स में, आप टिफ़िन में एल्युमिनियम फॉइल से लपेट के ब्रेड या वट एवर जो आप लेके जाते हो लंच में, वो लपेट के लेके जाते हो रैप करके, और बाद में वो खा के आप लंच करके वो रैप फेंक देते हो, ठीक है। वो रैपर से उतार के फेंक देते हो। अगर इतना महंगा होता तो आपको फेंकना ना पड़ता। तो अब जो गोल्ड है उसके साथ ऐसा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि गोल्ड आज के टाइम पे बहुत महंगा है और एल्युमिनियम बहुत सस्ता है। क्यों एल्युमिनियम सस्ता है? क्योंकि आजकल के टाइम पे एल्युमिनियम की रिफाइनिंग करना बहुत इजी है, ठीक है। और उस टाइम नेपोलियन के टाइम पर बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब ये कुछ चीज़ें तो ये यूजेस थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। अब आपको दो टर्म्स याद रखनी है। आज का जो लेक्चर होगा ये
इंट्रोडक्टरी ही है ये, आपके सिलेबस में से कुछ भी नहीं लूँगी मैं, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स आपको याद होंगी तभी जाके इस लेसन का मज़ा आएगा पढ़ने का, ठीक है। तो अब सबसे पहले जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, और दूसरी बात होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। आई होप आपको पता होंगी ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चा जो नेचुरली खुद अकर हो, जो खुद से हो। जैसे आपने देखा होगा जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो देखते हैं आप झरने लगे होते हैं, ऊपर से नीचे पहाड़ियों पे ऊपर से नीचे पानी आ रहा होता है, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, जैसे पानी का फ्लो हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्पॉन्टेनियस हैं। उसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या, जैसे नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता है। अब आप कहेंगे नहीं मैम आजकल तो इलेक्ट्रिक मोटर्स अवेलेबल है, हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन मतलब एक नेचुरल वे से तो नहीं हो सकता ना ऐसा। तो वहाँ पर हमें क्या क्या वहाँ पर हमें मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करनी होती है, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई करनी होती है, या फिर हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है, तब जाके नॉन स्पॉन्टेनियस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं स्पॉन्टेनियस में, ठीक है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा हो गया, जो खुद ब खुद ना हो, नेचुरली खुद ना कर हो। और स्पॉन्टेनियस मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस पे हाँ आप करवा सकते हैं इसको चेंज स्पॉन्टेनियस में, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल फोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस या केमिकल फोर्स लगा के, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस जो कुदरती खुद ब खुद हो रहा हो, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पे, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मान लो, हम सबसे पहले हम एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कंसीडर करते हैं। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि ए रिएक्ट करके बी बना रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, एनर्जी बाहर निकलेगी, रिलीज़ होगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी रिलीज़ हुई है ना, अब इसी केमिकल एनर्जी को आप कैसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक डेफिनेशन क्या बनती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से, फ्रॉम केमिकल एनर्जी, कब रिलीज हुई, विच इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखती हूँ, आप एक बार देख लें। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल एनर्जी विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो जो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है बच्चा जी, ये चीज़ यहाँ छाप दी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके बाद हमने एक और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लेते हैं, मैं इसको भी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी डेफिनेशन हमारी पूरी नहीं हुई। जो रिएक्शन लिखी थी उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में मान लो सी से डी जा रहा है, ठीक है, सी से डी बन रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, सी रिएक्ट होकर डी बना रहा है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मान लो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये खुद ब खुद नहीं हो रही, तो मैंने क्या किया, इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूंगी तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, तो सी से डी अब क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब उसके बाद क्या हम बोलेंगे, अब यहाँ से यहाँ क्या, अब क्या हो जाएगी डेफिनेशन, एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्यों यूज़ की, क्योंकि हम क्या कर सकें, नॉन स्पॉन्टेनियस जो केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें, ठीक है, ताकि जो नॉन स्पॉन्टेनियस ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकें हम, मतलब स्पॉन्टेनियस, इसको स्पॉन्टेनियस बना सकें। तो हम ये लिख सकते हैं इसके बाद,
तो यहाँ पर देखो, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दी थी ताकि ये क्या कर सके, ये रिएक्शन हो सके, ठीक है, मतलब स्पॉन्टेनियस वे से हो सके। तो यहाँ यही चीज़ लिखी है, एंड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है बच्चा जी हमारे पास किसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, सॉरी DEFINITN डेफिनेशन, ठीक है। ये है हमारे पास किसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अब हमें क्या करना है, कुछ बेसिक टर्म्स जाननी है। आधी बेसिक टर्म्स हम आज के लेक्चर में करेंगे, आधी हम कल के लेक्चर में करेंगे। और कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको अच्छे से याद रखनी है, ये आप 11th में पढ़ चुके हैं ये सारी बेसिक टर्म्स, फिर भी इन टर्म्स को अभी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके दिमाग में, आपके बेजे में अच्छे से घुस जाएगी, ठीक है जी। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ सम बेसिक टर्म्स। तो लेट मी यूज़ दिस ब्लैक मार्कर, सॉरी, सम बेसिक टर्म्स, ठीक है। तो नंबर 1, द टर्म विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। मैं शॉर्टकट लिखूंगी ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब देखो, एक total number of electrons that an atom either gain or loses in order to form a chemical bond with another atom। तो देखो, कोई भी एक एटम, मान लो मैंने लिथियम लिया, ठीक है, और ये मान लो इसने बना दिया एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Li+, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जब भी वो निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकला तो लिथियम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो कितना, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम ने या तो लूज़ किए, ठीक है, या दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो मैंने फ्लोरीन की एग्जांपल ली, फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है +1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा F नेगेटिव, ठीक है, फ्लोराइड बन जाएगा, फ्लोरीन से फ्लोराइड, ठीक है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरे कितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम ने या तो लूज़ किए या तो गेन किए। अब ये लूज़ क्यों करेगा और गेन क्यों करेगा, ताकि ये किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड बना सके। अब बॉन्ड क्या होता है, ब्रिज होता है दो एटम्स को जोड़ने वाला, ठीक है, जिससे दो एटम्स आपस में जुड़ के रहते हैं, हेल्ड रहती हैं, ठीक है। तो अब दूसरी जो बात है ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल का या न्यूट्रल एटम का वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। न्यूट्रल एटम का या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट आप बोल सकते हैं। तो ये किसके बराबर होता है, 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे H2, तो मैं कह रही हूँ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2, एंड अगर मैं कह रही हूँ व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ N2, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO। ये H2, N2, जिंक, कॉपर, ठीक है। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्योंकि सारे के सारे जो है ये न्यूट्रल है, ना ही इन पर कोई प्लस का चार्ज है, ना ही इन पर कोई नेगेटिव चार्ज है। तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल होता है जब उस पर कोई भी चार्ज ना हो। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर। दूसरी, जो ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज एटम की होंगी, चार्ज एटम चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज हो चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी भी चार्ज्ड एटम का या फिर आयन का, ठीक है, तो उसका किसके बराबर होगा, जितना उस पर चार्ज है, विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन इट, ठीक है, ऑन डैट या ऑन, ठीक है। जैसे मैं पूछ रही हूँ आपको कि इस Zn2+ पे Zn2+ का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वही मैं कह रही हूँ F नेगेटिव की ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मैं कह रही हूँ लिथियम पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है।
तो जितना उस पर चार्ज होगा वही उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पर +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इस पर -1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट -1, और इस पर +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +1। तो ये कुछ बातें थी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। अब दूसरी टर्म देखते हैं, ऑक्सीडेशन क्या होती है। बच्चों आपने रिडॉक्स चैप्टर 11th में अच्छे से किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इन चीज़ों की ज़रूरत फिर से पड़ती है, तभी हम इन चीज़ों को दोबारा से थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। दूसरी टर्म कौन सी है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, आपको ऑक्सीडेशन अगर याद नहीं रहता तो आप क्या याद रखेंगे, ऑयल, ठीक है, ऑयल विच यू यूज्ड फॉर कुकिंग, ठीक है, या फिर ऑयलिंग जो आप हेयर को लगाते हो, अपने बालों को लगाते हो, या जो भी व्हाटएवर जैसे भी आप यूज़ करते हो। तो ऑयल का मतलब क्या हो गया, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने दूसरी टर्म कौन सी बोली थी, ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऑयल ही याद रखोगे, जो आपको जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे याद रख लिए। ये तो मैंने एक निमोनिक इसका बना दिया। ऑक्सीडेशन, ये ऑयल क्या हुआ, ओ से ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका लॉस है, मतलब कौन निकल रहा है, कौन कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन आप कैसे याद रखोगे, ऑयल से, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन आप लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं समझ आई, देखो ये लिथियम था, लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो L+ हो गया। ये अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम के लिए 0 होता है। और यहाँ पर कितना है, +1, क्यों +1, क्योंकि किसी भी एटम पे या आयन पे जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो यहाँ पे एक प्लस है तो मतलब ये +1 है, अगर 2+ होता तो मतलब +2 होता, अगर 3+ होता तो मतलब +3 होता, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से +1, 0 कम है और +1 बड़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यही होती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल लेके समझते हैं, ये जिंक है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Zn+2 बन गया, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, यहाँ से बाहर निकले ना इलेक्ट्रॉन, गए यहाँ से, यहाँ इसमें से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, लॉस हो गए। तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई साहब, ये तो समझ आ गई। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, न्यूट्रल एटम है तो 0, और इस पे कितना है, +2, तो 0 to +2, 0 छोटा है +2 बड़ा है ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हुआ, या ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज, डाउनवर्ड एरो का मतलब डिक्रीज, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला है ये। तो अब देखते हैं हम क्या, जैसे अगर आपको और एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं और भी आप ले सकते हो। तो अब देखते हैं हम तीसरी टर्म, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन को आप कैसे याद रखोगे, ठीक है, तो उसका भी कुछ निमोनिक बनाते हैं। ऑयल से तो आपको याद रहने वाला है क्या, ऑक्सीडेशन, तेल को याद रख के ऑक्सीडेशन आप आराम से कर सकते हो। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताया, आपने 11th में डिटेल स्टडी करी होगी, क्लासिकल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन, है ना। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, वो चीज़ें यहाँ पर हमें काम नहीं आने वाली, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, लेकिन यहाँ पर यूज़ किसका होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब तीसरी आई थिंक, हाँ दिस इज़ थर्ड वन, दिस टर्म इज़ रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। तो इसको आप याद रखेंगे कैसे, रिडक्शन को, देखो
रिडक्शन होता है रिग, RIG, ठीक है। तो ऑयल के रिग होते हैं ना, तो ऑयल रिग याद कर लीजिए। ये क्या हो गया, रिडक्शन इज गेन, किसका गेन, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ऑयल रिग याद रखिए दोनों के लिए, जिनको नहीं याद रहता वो लोग भी RIG याद रखिए, ठीक है। तो अब रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन होता है बच्चा जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब चलो इसको भी देखते हैं हम एक एग्जांपल लेके। F से F नेगेटिव, क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन गेन किया, कितना इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन खा लिया इसने और खा के मोटा हो गया, F नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल है तो 0, और इस पे जितना इसका चार्ज है -1, तो देखो 0 बड़ा होता है या -1 बड़ा होता है, माइनस की वैल्यू हमेशा कम होती है, ठीक है। तो 0 बड़ा है, -1 छोटा है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे Cu+2 कॉपर, ठीक है। कॉपर के पास इसको भूख थी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ले लिए इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद कॉपर सॉलिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन हुए ना, देखो प्लस का चार्ज कम हो गया, तो ये हो गया रिडक्शन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जितना इस पर चार्ज है +2, और इसका ये न्यूट्रल है तो कुछ भी नहीं, 0, तो +2 बड़ा कि 0, +2 बड़ा है, प्लस और 0 छोटा है, तो +2 to 0 गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो ये था हमारा क्या, रिडक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब 4th टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बच्चा जी ये मैं ऐसे ही नहीं पढ़ा रही, ये आपको अपने दिमाग में अच्छे से किसी कोने में इनको बसा के रखो, ठीक है। बाकी के फालतू के फतूर निकाल के इन चीज़ों को अच्छे से बिठा के रखो। तो अब चलते हैं हम कहाँ, इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। चलिए नंबर 4 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है यार, चलो मान लो मैंने यहाँ पे एक बीकर ले लिया बीकर में मैंने वाटर डाला, ओके डाल दिया। वाटर डालने के बाद मेरा मन किया यार इसमें ना ये जो सॉल्वेंट हो गया, चलो ज़्यादा अमाउंट में हो गया, सल्यूट ले लो। तो मैंने क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4, और CuSO4 जब टूटेगा ना तो बनाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें मैंने ये उठाया और डाल दिया, डालने के बाद यहाँ पर आयंस बन गए, Cu+2 SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, आयंस है। अब मैं आपको पूछ रही हूँ क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे मैम बीकर है, वाटर लिया, कॉपर सल्फेट लिया, नहीं, आप बोलेंगे मैम एक सॉल्यूशन है, यही बात बोलेंगे ना, सॉल्यूशन पढ़ के आए हम, तो सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन के अंदर आयंस है, ठीक है जी। अब सॉल्यूशन के अंदर आयंस है, इसी को तो बोल दिया, क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चा जी। चलो सॉल्यूशन, a solution that contains ions is called as an electrolyte। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस हो, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये आयोनिक कंडक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये कैसा कंडक्टर है, आयोनिक कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। जैसे क्या होता है ना, कभी फ्लैम, गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर आपने स्पून रख दिया, तो थोड़े टाइम पर स्पून आपने उठाया तो आपका हाथ जल गया, क्यों, क्योंकि उसने हीट कंडक्ट कर दी, ठीक है। इसी तरह अगर कोई वायर है जो मतलब
उसके साथ अगर आप खुली वायर है तो उसके साथ अगर आप उसके ऊपर मतलब वायर के ऊपर वो जो प्लास्टिक चढ़ी होती है वो ना हो, रबड़ ना हो, सीधा आप वहाँ से बिल्कुल मतलब ऐसी हो जैसे मतलब नेक्ड हो, तो आपने क्या किया, वहाँ पे कोई लोहे की चीज़ लगा दी तो आपको शॉक लगेगा ना। तो इसी तरह ये आयोनिक कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जो आयंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को, जब जैसे ही इसको, इस सोल्यूशन को आपने बैटरी से जोड़ दिया ना बच्चा जी, बैटरी से जोड़ दिया तो ये क्या कर देगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। जब भी आपने नमक पानी में घोला होता है ना, डिज़ोल्व करा होता है, तो मान लो 2 बीकर है, एक बीकर में सिर्फ वाटर है, दूसरे में सोल्यूशन है नमक की। ठीक है। नमक NaCl को आपने क्या ले लिया, सल्यूट, और वाटर को सॉल्वेंट। तो दोनों में अगर आप लगाओगे ना, बॉयलर जो आप लगाते हो रॉड, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंडक्ट होगी जिसमें सल्यूट है, क्योंकि इसमें आयंस हैं, तो आयंस भी कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, समझ आई? तो चलो ये समझ आ गई होगी। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोड क्या होता है। 4 टर्म्स हमने कर ली। 5th वन इज़ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है बच्चा, देखो एक सरफेस होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, उसी को तो बोला जाता है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या है, 5th वन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको इलेक्ट्रोड का, कि एक ऐसी सरफेस, सॉरी अगर बीच में थोड़ी वीडियो ब्लर हो गई तो। अब देखो इलेक्ट्रोड क्या होती है। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ऐसी सरफेस। ठीक है। मान लो जैसे हम जिंक का, कॉपर का एक रॉड सी होती है, उसको सपोज कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है। रॉड टाइप की होती है, एक ऐसी सरफेस होती है, एक ऐसी जगह होती है सरफेस, मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ऐसी, मतलब मान लो ये जिंक है, ये जिंक की एक रॉड है, और जिंक की रॉड की ये ऊपर क्या है, ये इसकी सरफेस है। ठीक है। तो इसी सरफेस पे ऑक्सीडेशन होता है या फिर रिडक्शन होता है, तो इसी को बोला जाता है, वो सरफेस जहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरे होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड। एक्टिव जो कैसे होते हैं, एक्टिव मतलब जो बहुत एक्टिव होते हैं, है ना, बहुत एक्टिव। मतलब जैसे आप अपने घर की एग्जांपल ले लो, जैसे चिंटू है आपके घर में, तो चिंटू को बोलो जाओ पानी लेके आओ, एकदम इधर उधर भागेगा, है ना। तो एक्टिव है बहुत, मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है हर काम में। ठीक है। और इनर्ट जो बेचारा सुस्त है ना, जैसे नोबल गैसेस है, शांत, कुछ लेना देना नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। और एक्टिव मतलब जो रिएक्ट करे। ठीक है। तो अब देखो वो इलेक्ट्रोड क्या होगी, वो सरफेस जहाँ पर क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड सरफेस तो प्रोवाइड करता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, लेकिन कहता है यार सरफेस प्रोवाइड करूँगा लेकिन मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँगा। ठीक है। मतलब कंडीशन रखता है कि अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होंगी तो मेरी शर्त क्या है, मेरी कंडीशन क्या है कि मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा रिएक्शन में। ठीक है। तो ये भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस इलेक्ट्रोड की एक एग्जांपल है इलेक्टिव इलेक्ट्रोड की, जैसे कॉपर जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो कॉपर और जिंक का एक इलेक्ट्रोड है ये ऐसा। ठीक है। अब इनर्ट, ये कहता है भाई साहब जगह दे दूंगा, ऑक्सीडेशन करवाओ, रिडक्शन करवाओ, जो मन करे करवाओ, लेकिन मैं खुद में इन्वॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है। तो ये हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो केमिकली इनर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप प्लेटिनियम, ठीक है, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनियम। ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। ये पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, लेकिन प्रोवाइड करते हैं सरफेस ताकि ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। और किस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्यों होती है भाई, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन के लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती हैं। ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो वो कंडक्शन ही तो हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है। अब किसी भी इलेक्ट्रोड पे ये समझ आ गई होगी आप, आई होप आपको। अब किसी भी इलेक्ट्रोड पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो होती है सबसे पहले, देखो वर्क ऑन इलेक्ट्रोड को, क्या क्या काम होता है इलेक्ट्रोड पे, वर्क ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो बच्चा अब आप तो सियाने हो गए ही हो। सबसे पहला क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन होगी इनकी। दूसरी बात ऑक्सीडेशन होगी,
और या फिर तीसरी रिडक्शन भी तो होएगी, है ना। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने आज डिस्कस करी। अब बची खची बाकी की टर्म्स आई विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।